हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट का, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर, एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है और रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है। तो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले दिनों कवर करा था। तो पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी थी कि आखिरकार रूरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आखिरकार जो गांव है, जो विलेज एरिया है, उसको कैसे और क्यों डेवलप किया जाए ताकि वो हमारे कंट्री के रिस्पेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्यों मेजर डेवलपमेंट एक मेजर कंसर्न है। आज भी जिस तरीके से सोचा जा रहा है उसी तरीके से विलेज को या फिर रूरल एरियाज को डेवलप नहीं किया जा रहा है। उसके बाद नीड ऑफ रूरल क्रेडिट हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है और इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है। ये सब सारा दो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा था फर्स्ट वाले में। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बार देख सकते हैं। और जो उसका पीडीएफ है वो आज आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना ना भूलिए टेलीग्राम को, ठीक है। तो रूरल आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग नाबार्ड के बारे में शुरू करेंगे, है कि नहीं। नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि नाबार्ड क्या करता है। एक तरीके से रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा प्रोवाइड करता है जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं गांव के लोगों या गांव के लोगों में, वो बहुत अच्छे तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, रूरल क्रेडिट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, की एग्रीकल्चर की मार्केटिंग नहीं की जा रही। मार्केटिंग का मतलब होता है कि जिस तरीके से एक फार्मर जो है वो फसल अगर उगाता है, एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, अगर वो कोई फार्मिंग करता है तो वो किस तरीके से मंडी तक पहुंचाए वो अपनी सारी फार्मिंग को या फिर सारे गुड्स को, तो वो सब सारा कैसे किया जाए या फिर अपना एग्रीकल्चर जो भी गुड्स हैं उसको किस तरीके से पहुंचाए और कौन कौन से मार्केटिंग चैनल हैं, क्या सजेशन है किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सारे आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसी तरीके से देख के चलिए ताकि आपका सारा पर्सपेक्टिव जो है वो पूरा क्लियर हो पाए और अच्छे तरीके से आप लोग रिजल्ट दे पाएं अपने पेरेंट्स को या अपने आप को। क्लियर। तो पीडीएफ देखना नहीं भूलिएगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं, और इसमें नो कॉस्ट है, ठीक है, इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है। तो आप लोगों को सही तरीके से रूरल डेवलपमेंट को पढ़कर चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में हमारे पास है नाबार्ड के बारे में कि आखिरकार नाबार्ड क्या होता है। तो देखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फुल फॉर्म है। तो नाबार्ड क्या करता है, ये नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके से ये भारत सरकार का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जिस तरीके से आरबीआई क्या करती है, आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को लेकर चलती है, सेम उसी तरीके से जो हमारे देश में नाबार्ड है वो जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या रूरल डेवलपमेंट में पैसा जाता है उसके बारे में देखरेख करती है। क्लियर। वॉज इंस्टॉल्ड, उसको मतलब इंस्टॉल किया गया था, लागू किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में, एंड प्राइमली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई इन 1979। और जो कमेटी आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था उसके रिकमेंडेशन में ये किया गया था, एक तरीके से अलग एक बैंक सेटअप किया गया जिसके थ्रू जो आरबीआई है वो और आसानी तरीके से रूरल एरियाज को कवर अप कर पाए। तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, पैसा वगैरह प्रोवाइड कराता है रूरल एरियाज या जो रूरल सिस्टम को, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। टू फैसिलिटेट अ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अ रूरल क्रेडिट, कि जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन रूरल में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जो विलेज एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उनको ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। और वो अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का बैंक ही है, ठीक है, ये एक तरीके का बैंक ही है। क्लियर। पहला फंक्शन। दूसरा है कि कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल क्रेडिट, कि जो भी रूरल क्रेडिट मतलब जो भी गांव में पैसा दिया जा रहा है जिन भी बैंक के द्वारा या जिन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से देख रेख करता है कि आखिरकार वो सही तरीके से दे रहा है कि नहीं।
एक्सेप्शनल इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट कंसर्न विद रूरल क्रेडिट, और किस तरीके से रूरल क्रेडिट में और भी अचीवमेंट प्रोवाइड किया जाए, किस तरीके से वो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, वो सब सारी फैसिलिटी जो है वो नाबार्ड देखता है। फोर्थ में क्या, टू प्रमोट द स्टडीज इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, प्रमोट करता है एग्रीकल्चर के स्टडी को और रूरल डेवलपमेंट को। मान लो कोई एग्रीकल्चर पढ़ना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है, एग्रीकल्चर पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए जो लोन वगैरह है वो नाबार्ड वगैरह बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। तो गिव अ लोन टू द अप्रूव इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, वो शेयर्स वगैरह में इशू या शेयर्स वगैरह मार्केट में लगा सकें, और ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हम लोग अच्छे तरीके से कर सकें। सैंक्शन कर सकता है क्रेडिट लिमिट, जैसे क्या होता है, कोई कोई क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कितना पैसा लोन में दे सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो आप करते हैं उसमें कितना आप लोन दे सकते हैं, वो सब सारी भी ये क्रेडिट देख रेख कर चलता है, जो कि एक तरीके से हमारे रूरल के लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक रूरल के लिए एक बोला जाए कि ये एक मेजर एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है नाबार्ड। तो नाबार्ड खास करके एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो आई होप सो नाबार्ड के बारे में क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्या कि आखिरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होता है, वो एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम के थ्रू, जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है। अब 10 लोग हैं तो 10 लोगों के द्वारा एक बनाया गया है, क्या एक कमेटी बनाया गया है या फिर बोला जाए एक ग्रुप बनाया गया है, और इसमें जो सारे लोग होते हैं वो आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे को फिर आपस में बांटते हैं जिनको जरूरत होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए, जो भी जरूरत पड़ता है उनके सारे क्रेडिट को देख रेख किया जाता है। अब यहाँ बोला गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आर इमर्जिंग फेनोमेना। क्या है इमर्जिंग फेनोमेना, ये ध्यान से देखना है, क्या है इमर्जिंग फेनोमेना है इन कॉन्टेस्ट ऑफ द रूरल क्रेडिट। और ये क्या करता है, जो भी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को है उसको एक तरीके से ओवरकम करने में, ताकि सही तरीके से लोग क्रेडिट ले सकें। ऐसा ना हो कि वो मनी लेंडर से लेके लोन में फंस जाएं और फिर बाद में वो फांसी लगा लें, या फिर यही होता है ना, बहुत सारे किसान वगैरह जान दे देते हैं। तो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जो या स्कीम जो था वो लॉन्च किया गया था 1992 में, और इसको फर्दर एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसको पुअर के मतलब जो गरीब लोग हैं उनके थ्रू या उनके पास इसको एक्सटेंड किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत। और इसमें कहीं ना कहीं इट कंसिस्ट ऑफ रूरल लोन्स अप टू 25,000, 25,000 तक वो लोन वगैरह वहाँ प्रोवाइड किया जाता है इस ग्रुप के थ्रू, ठीक है। दिस ग्रुप्स आर प्रमोट अ थ्राइव थ्रू अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मैंने जैसे बोला कि कुछ कंट्रीब्यूशन करके मान लो कि इन्होंने 1 लाख रुपया सारे लोगों ने मिलकर जमा करा, अब जिनको जरूरत है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो ले सकते हैं वो पैसा, ठीक है। तो ये क्या रीजनेबल इंटरेस्ट रेट लिया जाता है यहाँ पर, जो भी पैसा यहाँ पर दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, इसीलिए इसको क्या बोला गया, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोला गया। और ये मेनली कंजम्पशन पर्पस, मतलब क्रेडिट के लिए, लोन के लिए, बोरोइंग के लिए, और मेनली फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ताकि कंज्यूम करके वो अपनी जीविका को चला सकें। नाबार्ड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एसएचजी, मतलब क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को इतना प्रमोट करने में नाबार्ड का बहुत बड़ा हाथ है। नाबार्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जो भी माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपनीज हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर वो लोगों को मदद करते हैं, वो सब सारी चीज़ें। एट प्रेजेंट ऑन द मार्च 30 इतना ऑन मार्च के बारे में बोला जा रहा कि 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो 74.62 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वाज ऑपरेटेड। मतलब इतना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब 74.62 लाख, मतलब यहाँ पर 31 मार्च तक 2011 तक जो है वो 74.62 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेट कर रहा है भारत में, जो कि बनाया जाता है 10 और 20 लोकल मैन और वुमेन को मिलाकर। मतलब 10 और 20 मैन और वुमेन मिलकर बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसको चलाते हैं वो लोग। और आपस में अगर मान लो कि किसी ने पैसा लिया और वो पैसा नहीं भर रहा है, तो वो क्या और 19 आदमी जो हैं वो उनको प्रेशर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मोस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप आर लोकेटेड इन इंडिया, ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकेटेड इंडिया है। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अदर कंट्रीज स्पेशली इन द साउथ एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। तो जनरली क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करता है हमारे देश के लोगों में। क्लियर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि रूरल क्रेडिट
का इवैल्यूएशन कि हमारे देश में जो रूरल जो बैंकिंग है या जो रूरल क्रेडिट किया जा रहा है, रूरल जो पैसा दिया जा रहा है जो फार्मर्स को, वो क्या सही मायने में सही तरीके से फार्मर को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सिंस 1969 आफ्टर द adoption of social banking, a multi-agency approach और rapid expansion of banking sector in India played a positive role। अगर देखा जाए 1969 के बाद जब से हमारा 20 बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था, मतलब जो भारत सरकार के अंदर आया था, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे देश में सोशल बैंकिंग वहाँ से शुरू हुआ, मतलब बैंकिंग सिस्टम जो मेन था वो 1969 से शुरू हुआ, हेल्पिंग टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। और ज़्यादातर इस पर फोकस ये किया गया कि जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लिया जा रहा है, जो दोस्तों से लोन लिया जा रहा है, वो सब लोन लिया जा रहा है, मनी लेंडर से जो लोन लिया जा रहा है, वो कैसे कम किया जाए, और जो रूरल पीपल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जाए। ठीक है, तो ये काम किया गया 1969 के बाद। हेल्प इन रेजिंग द फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, दोनों, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी हो या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, दोनों को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसके प्रमोशन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन 2-3 फेजों में लाया गया था, और जिसके तहत कि एक तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दोनों को प्रमोट किया गया था, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और हमारे पास एक फूड सफिशिएंट मामले में आ चुका था, जो कि हम लोग 1951 में हम लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे। क्लियर, तो ये बात याद रखना। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जैसे ही बैंकिंग सिस्टम आया तो वो लोन प्रोवाइड किया। अब लोन प्रोवाइड किया तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होने लगा। अब जैसे जैसे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रहा था, वैसे वैसे क्या कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता चला जा रहा था। अब एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या आएगा, इनकम आएगा। अब इनकम आएगा तो वो सही तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो ठीक है, और बहुत सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अलग अलग, मतलब किसी को गाय खरीद के दिया गया, किसी को बकरी खरीद के दिया गया, किसी को पोल्ट्री फार्म खरीद के दिया गया। तो वो सब खरीद के दिया गया इन द सेंस कि उन लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड किया गया ताकि आप लोग अपना काम कर सकें। तो रूरल क्रेडिट ने बहुत अच्छे तरीके से काम करा, और एक तरीके से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ने। तो आई होप सो ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल क्रेडिट, जो बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रूरल क्रेडिट्स को लेकर अभी भी भारत में है। ठीक है, पहला इनसफिशिएंसी, मतलब क्या कि मतलब वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट, कि जितना भी लोन वगैरह जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो उतने मात्रा में उतने सफिशिएंट वे में नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर 10 लोगों ने या 10 या 10 पीपल्स ने या 10 फार्मर्स ने अगर लोन मांगा है, तो उसमें से 2 या 3 फार्मर्स को ही मिल पाता है, और अभी भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर्स पर क्रेडिट के लिए निर्भर हैं। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए आज के ज़माने में, अगर बोला जाए। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज अनपेड लोन्स। अभी जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं कि जो बहुत पैसा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, किंग फिशर का मालिक जो था, उस वो पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या। तो विजय माल्या लेके भाग गया, तो बहुत सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लेके भाग गए हैं। तो वो डरते हैं कि छोटे छोटे लोगों को या फार्मर्स को पैसा देने में। और एक तरीके से एग्रीकल्चर लोन हैज़ बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग द रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और इसी तरीके से वो अच्छे तरीके से रूरल में अच्छे तरीके से क्या क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। कमर्शियल बैंक फॉलो अ कॉशन टू अप्रोच वाइल लेंडिंग टू द रूरल पुअर। जो कमर्शियल बैंक है वो डरते हैं रूरल पुअर को देने से, क्यों? क्योंकि वो कोई कोलेट्रल वगैरह नहीं रखते हैं, ज़्यादा रख नहीं पाते हैं, मतलब एक तरीके से जो गिरवी रखना पड़ता है वो सारी चीज़ें नहीं रख पाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा जो रिच फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। फिर वही लोन का इस्तेमाल करके वो स्मॉल फार्मर को लोन दे देते हैं मनी लेंडर्स, और फिर वो स्मॉल फार्मर्स का वो लैंड वगैरह भी छीन लेते हैं बाद में जाके। मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द फार्मिंग फैमिलीज, कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे को सेव नहीं करवा पा रहे हैं एक तरीके से फार्मर्स के द्वारा, और उनको एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग हैज बीन टेकन अ बैक सीट, और रूरल बैंकिंग को भी प्रमोट उतने तेजी से नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। और 1990 आफ्टर द रिफॉर्म ऑफ 1991, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो ये सब सारी चीज़ें अभी भी
रूरल क्रेडिट को लेकर हमारे देश में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को समझ के चलना होगा। क्लियर? अब आते हैं आगे कि मेजर्स टू इम्प्रूव, ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा भाई? तो नीड टू शिफ्ट अ फोकस फ्रॉम अ प्योर लेंडर रिलेशन बिल्डिंग विद द बोरोवर्स, की जो प्योर रिलेशन है उसको सुधारना पड़ेगा, फॉर्मल लेंडिंग को बढ़ाना होगा। नीड टू इंकरेज अ फार्मर टू यूज अ रिसोर्स एफिशिएंटली, कि फार्मर्स को हम लोग को समझाना पड़ेगा कि वो सही तरीके से अपनी जो मॉनिटरी को है या फिर मनी को है वो सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकें, उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, है कि नहीं। इफेक्टिव क्रेडिट रिकवरी मैकेनिज्म, और एक जो आप पैसे को रिकवर करते हो उसके लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर कोई सही तरीके से जिसका फसल हुआ है अगर वो नहीं दे पा रहा है, क्या होता है कि बड़े बड़े फार्मर्स ले लेते हैं और वो सालों सालों तक पैसा नहीं देते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर है वो तो भाई उसका ज़मीन आप ले लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, तो वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझाना होगा। और क्रेडिट फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड टू द फार्मर्स ऑन अ सिंपल टर्म्स, और सिंपल टर्म्स में क्रेडिट प्रोवाइड कराना होगा, और मोर अटेंशन देना होगा रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में। और ज़्यादातर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं रूरल, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या है कि 75% लोग जो गरीब हैं, 75% जो पुअर है वो कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो उसी तरीके से यार हम लोग अच्छे तरीके से उसको अगर करके सरकार चले, सही तरीके से अगर बैंकिंग सिस्टम उसको लेके चले, तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम और भी तंदुरुस्त हो सकता है। अब हम लोग क्या है कि यहाँ तक हम लोगों ने क्रेडिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। अब क्या है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर को मार्केट तक कैसे पहुँचाया जाए और उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए और उसका सही दाम कैसे मिले वहाँ के फार्मर्स को, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ मैनर दैट इंटेल्स अ कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, क्लास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरस ऑफ एग्रीकल्चर मर्चेंडाइज ऑल ओवर द कंट्री, कि किस तरीके से एक फार्मर अपनी फसल को उगाए और किस तरीके से सही मायने पे मार्केट में ले जाए और मार्केट में बेचे, और ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि एक फार्मर किस तरीके से कर सकता है। तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंडिया में? तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, आज भी हमारे देश में क्या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मतलब गोडाउन वगैरह नहीं है सही तरीके से जहां पर वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें लंबे समय तक। अगर मान लो कि पैसा कम मिल रहा है, अगर पैसा कम मिल रहा है तो हम स्टोर करके रखेंगे भाई। तो जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास तो वो रहता है, लेकिन स्मॉल फार्मर के पास वो एबिलिटी नहीं रहता है। स्मॉल फार्मर को कम दामों में बेचना पड़ता है, तो दे आर स्टोर देयर फूड ग्रेन्स इन पिट्स एंड मड वजल्स एंड गनी बैग्स एंड कच्चा स्टोर हाउस, मतलब वो लोग कच्चा हाउस में मतलब जो जैसे तैसे करके वो स्टोर करते हैं, और जो कि अनसाइंटिफिक है। एंड वेस्टेज एक्सटेंड टू अ 10%, और इसमें कहीं ना कहीं जो फसल है वो अगर मान लो 100 kg अगर गेहूं अगर उगाया है, कोई किसी ने प्रोड्यूस करा है, तो उसमें से 10 kg जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो भाई उतना ही तो फायदा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस गेट रॉटन, रॉटन खराब हो जाता है, या फिर रैबिट खा जाता है, या फिर उसमें कुछ फंगस वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो दे हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्टिंग एट अ लोअर कॉस्ट। इसलिए उन लोगों को जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लो कॉस्ट में मार्केट में बेचना ही पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई अगर 10 kg खराब हो गया तो और जो थोड़ा बहुत फायदा आएगा वो भी फायदा नहीं आएगा, इसीलिए वो जल्दी स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है पहला, कि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब जो दूसरा है वो क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज भी है, आज भी सही तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो नहीं दिया गया है, ताकि वो मार्केट तक सही तरीके से अपनी प्रोड्यूस को सेल कर पाए फेयर प्राइसेस में। तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। थर्ड है मार्केट इन्फॉर्मेशन। आज भी आज तो बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह आ गया, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह फार्मर्स यूज नहीं करना चाहते हैं। अब ये नहीं पता रहता है बहुत सारे फार्मर को कि एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, क्या मार्केट का प्राइस क्या है, और किस तरीके से फेयर प्राइस होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। वो बीच में जो मिडिल मैन है वो सारा खा जाते हैं। तो वही फोर्थ आ गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ मिडिल मैन। ऑन द एवरेज इंडियन फार्मर रिसीव 60% ऑफ द प्राइस पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर एंड रिमेनिंग 40% टू द मिडिल मैन। अगर मान लो कि कोई फसल है, अगर फसल का 100 रुपया अगर बेचा जा रहा है मिडिल मैन के द्वारा, तो उसमें से फार्मर को 60 रुपया ही दिया जाता है, 40 रुपया जो है वो मिडिल मैन खा जाता है। 40 रुपये मिडिल मैन, इसका मतलब क्या है कि मिडिल मैन आज भी जो दलाली करता है उसकी वजह से फार्मिंग इफेक्ट करता है हमारे देश में। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, आज भी पैसा वगैरह फार्मर्स वेयर फोर्स टू बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स के द्वारा बोरो किया जाता है, जो कि और एक तरीके से लोअर प्राइस पर बेचा जाता है। अगर मान लो कि वो ओल्ड डेट को पूरा नहीं कर पाया, तो वो जब सारा सामान है, जो सारा फार्मिंग है, वो लोअर प्राइस पर उस फार्मर को बेचना पड़ता है। फिर वो फार्मर जो बिग फार्मर है
वो कहाँ, वो हायर प्राइस पर मार्केट में बेचता है। कि लैक ऑफ ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, आज भी स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं है। जैसे इन इंटरनेशनल मार्केट गुड्स आर वैल्यूड बेस्ड ऑन द ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि इंडियन फार्मर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उनके गुड्स के क्वालिटी को मेंटेन किया नहीं जा रहा है, अच्छे तरीके से पैकेजिंग की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो सब सारा क्या होता है कि उनको फेयर प्राइसेस नहीं मिल पाता है। मेल प्रैक्टिस एंड अनरेगुलेटेड मार्केट, मार्केट भी रेगुलेटेड अच्छे तरीके से नहीं है। बाय द एंड ऑफ मार्च 2010 approximately 7,157 regulated market were functioning in India, but approx 27,000 मार्केट वेयर अनरेगुलेटेड। और उसमें से क्या है कि 27,000 जो है और जो मार्केट है वो अनरेगुलेटेड है, मतलब उनको रेगुलेट करने के लिए कोई बैठा नहीं है, मतलब वो ऐसे तैसे चलाया जा रहा है उसको मार्केट, और जो रूरल एरियाज में, और सही तरीके से फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है फैसिलिटी। तो आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा कि क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आखिरकार जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप मार्केट को रेगुलेट करो। फर्स्ट मेजर्स वाज अ रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कि जो भी मार्केट है, जो भी मंडी है, या जो भी जहाँ भी एग्रीकल्चर जो बाजार लग रहा है या मार्केट लग रहा है जहाँ पर एग्रीकल्चर की चीज़ें बिक रही हैं, उनको एक तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करे, और सही तरीके से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्या बोला जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो दोनों सही तरीके से उसको सेटअप करके चले, और मल प्रैक्टिस को खत्म करे, मतलब जो गलत तरीके से दलाली किया जा रहा है उसको, और ब्रोकर और कमीशन एजेंट को हटाया जाए। द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके तहत इसका काम भी किया गया है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग को, जो कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003 आया था, जिसमें अंडर दिस एक्ट द मार्केट मैनेजेस द मार्केट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। कि उसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ मार्केट्स को कंट्रोल करके चलेगा, और मार्केट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो स्टेट्स वगैरह ला सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ अगर सोचो कि अगर मार्केटिंग अगर कमेटी रहे तो वो क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है स्टैंडर्ड वेट। अब क्या होता है कभी कभी वेट वगैरह, वेटिंग मशीन वगैरह बहुत ये लोग घपलाबाजी करते हैं, तो वेटिंग मशीन इन्फोर्स कर सकता है। फिक्सेशन ऑफ चार्ज फीस और ब्रोकेज फीस चार्ज कर सकता है, कि भाई अगर कोई 100 क्विंटल अगर गेहूँ दे रहा है तो आप लोग उससे 1 क्विंटल का 10 रुपया चार्ज करोगे, 20 रुपया चार्ज करोगे, ऐसे करके कुछ मिनिमम फीस रहेगा। ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड अनलॉफुल जो डिडक्शन होता है, रॉन्ग मिडिल मैन, जो गलत तरीके से मिडिल मैन आके किसानों को लूट रहा है, वो सब सारी चीज़ें बंद हो सकता है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से फार्मर को वो दे सकता है। ठीक है, एक बोर्ड वगैरह लिखा रहे जहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्राइस वगैरह लिखा रहे, ताकि वो फार्मर्स पूरा प्राइस देख के वो फेयर प्राइसेस जिसको देना चाहे तो वो दे सकता है। और डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो गया दो लोगों के बीच में या दो फार्मर के बीच में प्राइस को लेकर, तो उसको सुलझा सकता है। तो ये सब सारा क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग बनाना बहुत जरूरी है, ताकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि इंक्लूडेड है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इरिगेशन फैसिलिटी, स्टोरेज का फैसिलिटी दे, हेल्थ और एजुकेशन का फैसिलिटी दे, ये सब सारी चीज़ें। सेकंड में क्या है कि रोड, रेलवेज वगैरह, वेयर हाउसिंग वगैरह, जहाँ पर गोडाउन वगैरह बनाया जाए, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू क्या है कि जो फेयर प्राइसेस का है उसको पता चल सके, और सही मायने में वो मार्केट में जाके जो भी फार्मर है वो अपनी प्रोड्यूस को सेल कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट हैव आल्सो टेकन अ स्टेप टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग और एजी मार्क, जहाँ पर जिस प्रोडक्ट पर या जिस फार्मिंग पर एजी मार्क का साइन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है बहुत अच्छा है, या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है जेन्युइन है, वो गवर्नमेंट के ऑथराइज है। तो जिस भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एजी मार्क ना हो उसे ना खरीदा जाए। तो मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये काम किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड किया जा सकता है सरकार के द्वारा, और एजी मार्क उसमें एक है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे इंकरेज किया जाए कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब क्या कि बहुत सारे, जैसे अमूल ने बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। अमूल ने क्या करा, जैसे मान लो कि ये एक गांव है, ठीक है। अब गांव में मान लो कि 10 लोगों ने काव पाला हुआ है। अब जो काव है वो अगर पाला हुआ है, इसका मतलब उन 10 लोगों का एक तरीके से ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया,
अब बोला कि भाई आप लोग जो 10 लोग हैं वो आप लोगों को अब दूध अलग अलग बेचने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक ही जगह लाओ और वो दूध हम लोग पैकेजिंग करके हम पैक करके बेचेंगे। एक तरीके से क्या किया, एक कोऑपरेटिव ग्रुप बना दिया, मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग करके उसके, और फेयर प्राइसेस भी दे रहा है अमूल। तो क्यों ना भाई ये फार्मर जो अलग अलग जाए उतना माथा पेची क्यों रखे, वो उसको सिर्फ दूध जाके अमूल को देना है, फेयर प्राइसेस उसको मिलेगा। तो cooperative marketing become a very important in India. The success of milk cooperative in the Gujarat is a testimony. और गुजरात में सबसे पहली बार इसको टेस्ट किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से ये इकोनॉमिक और सोशल को ट्रांसफॉर्म किया गया और इसके तहत व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए लाया गया था, मिल्क के लिए लाया गया था हमारे देश में, ठीक है, ताकि मिल्क को लेकर फेयर प्राइसेस मिल सके हमारे देश में। थर्ड स्टेप है इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट टू इंकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार वगैरह बनाए और भी सेक्टर्स में और भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ताकि एडवांटेज मिल सके लोगों को। इससे एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स एंड हेल्प टू रियलाइज अ बेटर प्राइस, ताकि बेटर प्राइसेस उनको प्रोवाइड हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि अमूल क्या कर रहा है यहाँ पर, अमूल पूरा अच्छे तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एस्टैब्लिश अ लिंकेज बिटवीन द क्रेडिट प्रोसेसिंग एंड फार्मिंग, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड द कंज्यूमर गुड्स टू द फार्मर, और जो भी इनपुट्स होगा, जो भी टूल्स होगा, जो भी इनपुट टूल्स होगा उसको चीपर वे में प्रोवाइड करने का काम करे गवर्नमेंट, ताकि वो सही तरीके से वो अपनी कोऑपरेटिव मार्केटिंग को लेकर चले। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक राग से पढ़ोगे ना तो मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या किया गया सरकार के द्वारा ताकि वो सेफगार्ड किया गया। तो सबसे पहला क्या, पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है इसका फुल फॉर्म, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि सरकार, मतलब जैसे मान लो कि जून जुलाई में, अगर जून जुलाई में जो है वो फार्मर क्या कर रहा है, अपनी फसल को लगा रहा है, तो सरकार उसके पहले ही बता देती है कि हम जो है वो आपके प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे या कितने रुपया पर क्विंटल लेंगे। जैसे सरकार ने बोल दिया कि 1000 रुपया पर क्विंटल हम आपका प्राइस, हम आपका जो फसल है वो लेंगे। अब हो सकता है कि फार्मर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करा और अगर मार्केट में वो 1200 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, तो वो फार्मर जाके मार्केट में बेचे। और अगर मार्केट में मान लो कि 800 रुपये में ही लिया जा रहा है, तो वो क्या करे, डायरेक्ट सरकार को बेचे। तो सरकार को बेचेगा तो कितना मिलेगा उसको, 1000 रुपये मिलेगा। तो एमएसपी क्या होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो प्री फिक्स्ड और अनाउंस्ड प्राइस होता है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइसेस, फ्री है वो हायर प्राइसेस पर बेच सकता है और अपनी इनकम को स्टेबलाइज कर सकता है। और अनाउंस करता है 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भारत सरकार अभी 24 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिसके लिए एमएसपी अनाउंस करती है, वो भी प्रोडक्शन से पहले। क्लियर। दूसरा, पहला तो ये करती है सरकार। दूसरा जो है वो मेंटेन करती है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या, बफर स्टॉक को मेंटेन करता है कौन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भी खरीदा जाता है, जो एमएसपी के रेट पर भारत सरकार के द्वारा जो भी फूड ग्रेन्स, उनको भारत सरकार क्या करती है, ग्रेन्स को एक तरीके से स्टोर करती है अपने पास, स्टोर करती है। वो स्टोर करने का काम किसके साथ है, एफसीआई। और जो ये स्टोर करती है ना, हम लोग उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। कि कोई भी चीज़ अगर बहुत लार्ज मात्रा में अगर एक्सेस सप्लाई हो रहा है, तो अगर आप उसको स्टोर करके रख पा रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और वो करता कौन है, एफसीआई, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है। क्लियर। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जैसे आप लोग राशन कार्ड्स के थ्रू, तो ये भी जो स्टोर किया जाता है बफर स्टॉक में, वही फिर पीडीएस सिस्टम में बांटा जाता है। जो भी जब भी स्कार्सिटी वगैरह, जैसे कोविड वगैरह में हो गया था, कोविड में स्कार्सिटी हो गया था गरीब लोगों को, तो जिनके पास राशन कार्ड था, जिनके पास रेशन कार्ड था, उनको क्या है, प्रॉपर तरीके से राशन दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी उसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। लोअर कॉस्ट पर, जैसे 1 रुपया में या 2 रुपया में या 5 रुपया में, 5 रुपया पर केजी ऐसे दिया जाता है चावल, गेहूं या फिर नमक वगैरह, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। अब आते हैं हम लोग क्या कि आगे कि भाई अगर अदर मार्केटिंग चैनल कौन कौन सा है। तो अगर अदर मार्केटिंग चैनल है जहां पर फार्मर्स अपनी जो है वो प्रोडक्ट को बेच सकता है इंटरमीडिएटरीज के पास जाके,
देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से मौजूद रहता है लेकर अपना, और सब लोग आते हैं और अपनी अपनी जो भी चीज़ें होती है वैसे खरीद के वो ले जाते हैं। सब एग्जांपल, जैसे अपनी मंडी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, अपनी मंडी के नाम से ऐसा ही मंडी लगता है, और जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो आकर सामान बेचते हैं और जिन्हें चाहिए वो ले जाते हैं। ठीक है, तो ताकि वो जो फार्मर है वो फार्मर कैन इंक्रीज देयर शेयर्स इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स वो डायरेक्टली वहाँ आते हैं और कंज्यूमर्स खरीद के ले जाते हैं फार्मर्स के थ्रू। क्लियर। फिर क्या, हदासपुर मंडी पुणे में है, और रायतू मंडी जो कि वेजिटेबल और फ्रूट मंडी है आंध्र प्रदेश में, और क्या उजावर मंडी जो तमिलनाडु में। एक तरीके से ये सब सारे मंडी हैं जहाँ पर फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स है वो आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो ये बिसाइड इट्स सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन एंड होटल इंक्रीजिंग सो एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स। बहुत सारे जो इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन हैं वो सब सारे क्या है, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आ रहे हैं। ताकि क्यों, क्योंकि जब मान लो कि पिज़्ज़ा है, अब पिज़्ज़ा के लिए बनाने के लिए उसका अनियन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है कि नहीं, अनियन चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, तो वो सब सारे के लिए फार्मर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो वो सब सारा भी एक ऑल्टरनेटिव चैनल है जो कि इंकरेज कर रहा है, और ताकि डिजायर्ड क्वालिटी उसको वो कंपनी क्या रही, बिग फर्म, जो बिग कंपनी है जिसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, वो सब सारा आके उसमें वो सब सारा काम कर रहा है और एग्रीमेंट कर रहा है, और रिस्क फ्री किया जा रहा है। रिस्क फ्री के मतलब उससे फार्मर कभी भी पीछे हट सकता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। अब आते हैं क्या कि और सारा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अगर किया जाए कि अलग अलग क्रॉप के पैटर्न को, क्रॉपिंग सिस्टम को, एक ही क्रॉप, वन क्रॉप पर डिपेंड ना हुआ जाए, बहुत सारे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाए, है कि नहीं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, या फिर बोला जाए फिशरीज, हॉर्टिकल्चर्स, ये सब सारा किया जाए, हैंडलूम वगैरह, क्राफ्ट वगैरह, ताकि टूरिज्म वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ाया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर एक्टिविटीज हैं वो भी प्रमोट करे। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से अगर डाइवर्सिफाई करते हैं हम लोगों को अगर ये सब सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है, और सही तरीके से अगर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, हमारे देश में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो रिड्यूसिंग द लोड ऑन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर लोड कम होगा, जो एग्रीकल्चर पर लोग जी रहे हैं उस पर कम होगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगा रूरल रेसिडेंट के लिए, बैड वेदर कंडीशन पर वो लोग ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, मतलब अदर जो इनकम है, स्रोत है, वो होना चाहिए, और वो अपने इनकम को भी रेज कर सकते हैं। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा। अब आते हैं तीसरा जो है हमारा क्या है कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर 1991 से 2003 में इसके पीरियड को नाम रखा गया गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन में जहां पर दिस सेक्टर एम्प्लॉयज 90% ऑफ टोटल लेबर फोर्स एंड अ फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग। हॉर्टिकल्चर में क्या किया गया, जैसे मान लो कोई फ्रूट्स लगा रहा है, कोई अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, जो फ्रूट लगा रहा है, कोई फ्लावर्स लगा रहा है, कोई एक तरीके से वो उसको हाइब्रिड सीड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सब सारा क्या उसके थ्रू भी इम्पॉर्टेंट, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो भी एक्टिविटीज हो रहा है जो कि जो जमीन पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जमीन के थ्रू फ्लावर्स हो रहा है, फ्रूट्स हो रहा है, ये सब सारा क्या है कि गार्डनिंग का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से हॉर्टिकल्चर में आता है, और उसको गोल्डन रेवोल्यूशन के दायरे में रखा गया है, और उसकी वजह से क्या हो गया, हायर इनकम भी जनरेट हुआ है लोगों में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जहाँ पर जैसे कैटल्स वगैरह, गोट्स वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, वो सब, मतलब कैटल मतलब जो भेड़ होता है, भेड़ बकरी होता है ना, भेड़ बकरी या फिर पोल्ट्री मुर्गी वगैरह पाला जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी इनकम को जनरेट किया जा सकता है एग्रीकल्चर के अलावा भी। क्लियर। और वो अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन विदाउट इंटरफेयरिंग द अदर फूड्स, और फूड सिक्योरिटी दे सकता है और ग्रेटर स्टेबिलिटी दे सकता है इनकम को लेकर, मतलब एक तरीके से इनकम बढ़ा सकता है। मान लो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा है, साथ ही साथ में पोल्ट्री वगैरह फार्म वगैरह खोल रखा है, तो वहाँ से भी उसका इनकम आ रहा है कि नहीं। Currently, the livestock sectors, along with the alternative livelihood option, was more than 70 million marginalized small farmer, और 70 मिलियन स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जो मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास जमीन कम है, जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये सब सारी फैसिलिटी अपना रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। पोल्ट्री अकाउंट, अगर पोल्ट्री को देखा जाए तो 42% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक, मतलब अगर जितने भी लोग कर रहे हैं जो अदर एक्टिविटीज, उसमें 42% क्या कर रहे हैं, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं,
उसकी वजह से वो इनकम को और भी जनरेट कर पा रहे हैं। मीट्स वगैरह उसके साथ हो गया, एग हो गया, वुल हो गया एंड अदर बाई प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जिसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और वहाँ से भी एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्या फिशियरीज भी है, जैसे फिशियरी वगैरह करके वो सब सारा काम अब बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि रिवर्स पर, लेक पर, नेचुरल वाटर पॉन्ड पर, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, फिश को आप लोग उस पर छोटे छोटे फिश को आप उसमें डालें, फिर बड़े होने पर फिर आप उसको मार्केट में बेचें। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें। करेंटली द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम द इनलैंड सोर्स अकाउंट फॉर 49% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन एंड रिमेनिंग 51% फ्रॉम द मरीन सेक्टर। आज जितना भी फिश का प्रोडक्शन हो रहा है वो 49% जो हो रहा है फिशरीज के द्वारा हो रहा है, रिवर्स, लेक, नेचुरल पॉन्ड्स, ओशियन के द्वारा, मतलब सीज और ओशियन के द्वारा नहीं, सीज और ओशियन में 51% है। ठीक है, और जो टोटल फिश प्रोडक्शन है रिप्रेजेंट 1.4% ऑफ जीडीपी। और जितना भी फिश का मार्केट है वो 1.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां पर पैसा। मतलब सोचो कि जैसे अगर 5 रुपया अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, 5 रुपये इकोनॉमी में, तो 1.4 रुपया जो वो फिश से पैसा आ रहा है, जो कि 49% जो है वो अदर एक्टिविटी से आ रहा है और 51% जो फिशरी जा रहा है वो मरीन से, सी और ओशियन से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सो। जनरली कहाँ होता है, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहाँ पर ओशियन वाला पार्ट है और जहाँ पर वाटर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा, मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं। क्लियर। उसके बाद अदर एम्प्लॉयमेंट क्या, आईटी सेक्टर्स में अब जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे इट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द डी एस्टिमेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि एग्रीकल्चर को और से और ज़्यादा मतलब स्मूथ बनाया जा सके। ज़्यादा वो जो ट्रेडिशनल वे में जो करते थे, वो क्या ट्रेडिशनल वे में जो फार्मिंग करते थे उसको मॉडर्न फार्मिंग में कैसे बदला जाए। तो वो भी एक सेक्टर है जहाँ पर फार्मर्स वगैरह जाकर ट्राई कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को और कैसे किया जा सके, और ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और भी किया जा सके रूरल एरियाज में, जो कि एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी को सीखना चाह रहा है, वेदर कैसे काम करता है, वेदर को कैसे एनालाइज करते हैं, सॉइल के कंडीशन को कैसे एनालाइज करते हैं, एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के। तो ये सब सारा चीज़ क्या है कि एक तरीके से अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ के चलो तो आप लोग को मजा आएगा। तो रुक रुक के पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बात याद होना चाहिए। अब यहाँ रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा यूज नहीं होता है। इन रिसेंट ईयर अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन आवर हेल्थ इज ऑन द राइज, कि जो केमिकल वगैरह यूज किया जा रहा है ट्रेडिशनल जो फार्मिंग में या कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो टॉक्सिक जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग फार्म में, दैट इंटर्स द फूड सप्लाई, वो फूड में जा रहा है, वो वाटर में भी जा रहा है और हार्म कर रहा है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है, हमारे बॉडी को भी हार्म कर रहा है, अगर बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग खाने में यूज करते हैं या फिर हम लोग फार्मिंग में यूज करते हैं। इसीलिए हम लोगों को ग्रीनरी फॉलो करके चलना होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर चलना होगा। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग that restore, maintain and enhance the ecological balance that increase the demand originally grown the food to enhance the food safety। इसको ओरिजिनली ग्रोन किया जाता है, बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है वो सही खाना लोगों को मिल सके और हमारा इन्वायरमेंट भी बर्बाद ना हो, हमारा वाटर ना बर्बाद हो, हमारा ज़मीन ना बर्बाद हो, हमारा लैंड भी बर्बाद ना हो और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता रहे। तो बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मींस ऑफ सब्स्टिट्यूट अ कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYB सीड्स, अ केमिकल fertilizer, pesticides with all locally produced organic inputs that is cheaper and thereby generates a food return on the investment। कि एक तरीके से जो हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसका एक रिप्लेसमेंट है जो कि
जो लोकली प्रोड्यूस्ड जो फर्टिलाइजर है, जैसे गोबर से कुछ अलग या अलग तरीके से उसमें फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर दिया गया, तो वो सब सारा क्या ऑर्गेनिकली तैयार किया गया जो फर्टिलाइजर है उसको यूज़ करके ये किया जाता है। तो ये बेनिफिट हो गया सबसे पहले कि उसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हाई है, इनकम जनरेट हाई किया जा सकता है, और इसका स्टडीज अक्रॉस देखा गया है कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ मोर देन द केमिकल फार्मिंग। इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो ज़्यादा है अगर जो पहले फार्मिंग किया जा रहा था, मतलब एक तरीके से छिड़काव वगैरह करके पेस्टिसाइड्स। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा आपका। इसी तरीके से कंक्लूजन में देखा जाए, इट इज क्लियर अंटिल एंड अनलेस द स्पेक्टेकुलर चेंज द रूरल सेक्टर, मतलब क्या रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है भारत सरकार को, और उसी तरीके से ताकि वो जो बैकवर्ड रीजन है वो और भी ग्रेटर वे में आ सकें। डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है कि आप डेयरी का मतलब जो दूध वगैरह है उसको आप डाइवर्सिफाई करो, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, फिशरीज को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को प्रोडक्शन सेंटर से लिंक करो ताकि वो स्मॉल फार्मर्स भी ये सब सारी अलाइड एक्टिविटी कर सकें, है कि नहीं। क्रेडिट सिस्टम को ठीक करो, मार्केटिंग को ठीक करो भाई, और भी पोटेंशियल, ताकि जो पोटेंशियल सेक्टर है उनमें थोड़ा सा ग्रोथ के लिए उनमें फंडिंग प्रोवाइड करो, उनमें जो बिजनेसेस को बोलो कि भाई वो, या फिर बिजनेसेस को प्रमोट करो ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस भी किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, ताकि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहे, और एक अच्छा जो न्यूट्रिशनल फूड है वो लोगों को मिल सके, ठीक है। तो आई होप सो ये रूरल डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश भी करी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इतना लंबा वीडियो अगर देखें आप लोग, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ, और पूरे डिटेल में दिखाया गया है एक तरीके से, या पूरे डिटेल में बताया गया है, क्योंकि ये 40 मिनट का वीडियो है। इसके पहले जो है वो 16 या 20 मिनट का वीडियो है, मतलब 1 घंटे में अगर आप लोग इसको 2 घंटे में पूरा वीडियो देखते हैं, 1 घंटे वीडियो को मतलब तोड़ तोड़ के, तो आप लोगों का पूरा 2 घंटे में रूरल जो डेवलपमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो अब हम लोग फिर से रिटर्न करेंगे किस पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। किस पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। और जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, और डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, और एक तरीके से एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मजे तरीके से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ।